श्री तरुण गुप्त जी, प्रशांत जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ दीप प्रज्वलन के लिए आप मंच पर आए। प्रशांत मिश्रा जी, तरुण जी और महेश शर्मा जी आइए सर। दीप प्रज्वलन और दैनिक जागरण के संस्थापक स्वर्गीय पूर्णचंद जी और हमारे पूर्व प्रधान संपादक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी के तस्वीर पर पुष्पांजलि चित्र पर पुष्पांजलि धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद तरुण जी, प्रशांत जी और प्रधान संपादक जी। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए और सभागार में मौजूद सभी महानुभावों के औपचारिक स्वागत के लिए दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश के राज्य संपादक श्री आशुतोष शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और औपचारिक स्वागत करें। नमस्कार। सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध समाचार पत्र समूह है दैनिक जागरण, जो हमेशा संवाद को प्रोत्साहित करता है और उसी कड़ी में आज यह विमर्श हो रहा है। दिन भर उसमें बहुत सारे सत्र होंगे जिसमें हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ बैठ करके जो लोग हैं वो इस बात को समझते होंगे, लेकिन हम जैसे लखनऊ में रहते हैं और हम उनकी दिनचर्या को देखने का समझने का हमें अवसर कई बार मिला, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो उनकी तरह एक इतना श्रम करते होंगे, बहुत सुबह तड़के भोर से उठ के और बहुत रात। अनुशासन और सद्भाव के संतुलन से सरकार को चलाना, यह जो एक नई मिसाल योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत की है, उसके लिए दैनिक जागरण की ओर से और समस्त उपस्थित जन की ओर से उनकी बहुत सराहना करते हैं। इस बात के लिए बड़ा प्रेरक अपने जो एक पत्रकार होने के नाते मैं हमेशा उनको देखता हूँ कि वो कभी उनसे आप कोई प्रश्न पूछिए, कभी आप कोई बात कीजिए, वो हमेशा बहुत बेबाकी से और बहुत प्रखरता के साथ उसका उत्तर देते हैं। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी आपका इस सदन में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर नोएडा UPNCR है, उसके बहुत सारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं। हमारे निमंत्रण पर वो यहाँ आए। मैं अपने परिवार की ओर से, जागरण परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आप दिन भर यहाँ इस वैचारिक बंधन में बैठें, बात करें और आप हमको जो बताएंगे, जो आप हमको सिखाएंगे, आपको सुनते हुए आपके जो प्रश्न आएंगे उनसे हमको जो राह मिलेगी वो हमको अखबार निकालने में सहायक होगी। और जैसा मैंने पहले कहा, हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं उनके प्रति हमारी समझ को वो और दृढ़ता प्रदान करेगी। हम आपका जो मार्गदर्शन होगा उससे हम आगे की ओर चलेंगे। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ और इस सदन के लिए, इस सदन में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी। महाभारत के भीष्म पर्व में जनपदों की खूब चर्चा होती है और मार्कंडेय पुराण में भी जनपदों की चर्चा होती है। तो बगैर जनपद का विकास हुए हमारी परंपरा रही है कि किसी भी प्रदेश का और देश का विकास नहीं हो सकता है।
आदित्यनाथ जी के शासनकाल में एक जनपद एक उत्पाद जैसा एक इनोवेटिव कार्यक्रम चला, आप सब लोगों ने देखा। इसके अलावा विकास तो कस्तूरी की तरह होता है कि उसकी महक के लिए उसको बोलना नहीं पड़ता है कि वो सुगंधित है, वो खुद अपने सुगंध से जनता को अपनी उपस्थिति का एहसास करवाता है। विकास कस्तूरी की तरह होता है जिसको हम सब लोग उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक भूमि पर महसूस कर सकते हैं। आज के विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज का विषय है यूपी एनसीआर आशाएं और चुनौतियां। माननीय मुख्यमंत्री जी। दैनिक जागरण के द्वारा आयोजित आज के इस जागरण विमर्श कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में उपस्थित दैनिक जागरण के प्रधान संपादक सम्मान्य संजय गुप्ता जी, संपादकीय प्रभारी सम्मान्य श्री प्रशांत मिश्र जी, उत्तर प्रदेश के संपादक श्री आशुतोष शुक्ल जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय विधायक श्री धैर्येंद्र सिंह जी, सभी आगंतुक महानुभाव और हमारे सभी प्रशासन से जुड़े थे अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि दैनिक जागरण के द्वारा इस जागरण विमर्श के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आप सबके साथ संवाद बनाने का एक अवसर दिया है। मैं इसके लिए दैनिक जागरण परिवार को सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि एनसीआर का एक क्षेत्र अलग अलग कारणों से जाना जाता है और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर जनपद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी इस क्षेत्र को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों की दृष्टि से अभिषिक्त माना जाता था। हम लोगों ने इससे मुक्त करवा करके उस रूढ़िगत परंपरा को तोड़ करके एक संदेश बहुत स्पष्ट दिया है। संदेश तो पूरे प्रदेश के लिए है। उस संदेश के अपने मायने हैं। हमने सुरक्षा का, सुशासन का और विकास का प्रदेश के अंदर जो एक संकल्प लिया था, उसी संकल्प के साथ एनसीआर रीजन को भी जोड़ने और एनसीआर रीजन की
एनसीआर की पूरी पोटेंशियल का लाभ प्रदेश के विकास के साथ जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्ष में जो कार्य योजना तैयार की थी, मुझे प्रसन्नता है कि आज और तमाम केवल यह रीजन बल्कि पूरा प्रदेश गया। अगर मैं कहूं तो यह देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का एक चेहरा है। इस चेहरे का अपना संदेश होता है। आप सबने महसूस किया होगा पिछले 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश का एक संदेश है देश में भी, दुनिया में भी। यहाँ की सुरक्षा, कानून व्यवस्था के बारे में, इस संपूर्ण रीजन के साथ ही पूरे प्रदेश में चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की या गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शासन की प्रतिबद्धता ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कारण है कि जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से पस्त थी, तब उत्तर प्रदेश का एनसीआर अपने यहाँ नए नए निवेश को लेकर के और उस निवेश को यहाँ पर धरती पर उतार करके शासन की विकास की प्रतिबद्धता को, विकास की और निवेश की प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ा रहा था। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पर जेवर में बनने जा रहा है। फिल्म सिटी के कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि पहले यहां से निवेशक भागते थे और वह निवेश चीन या वियतनाम में ज्यादा उन्हें आकर्षक लगता था। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर इसी एनसीआर में ही स्थापित हुई है। यह कोरोना कालखंड में ही स्थापित हुई है। इसलिए यहाँ सफलतापूर्वक अपने मैन्युफैक्चरिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे ही अन्य सभी क्षेत्रों में, चाहे वह डाटा सेंटर कैपिटल के बारे में यहां पर हो रहे निवेश का मामला हो, इस क्षेत्र को मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित करने की कार्रवाई हो, हर एक स्तर पर प्रयास किया गया है। और जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को ध्यान में रख करके हम इस बात को कह सकते हैं कि बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल देने का परिणाम प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार देकर के सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने जो मानक तय किए थे उन पर यह क्षेत्र पूरी तरह खरा उतरता हुआ आगे बढ़ रहा है और विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने की कार्रवाई इस रूप में हो रही है, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सिटी ऐसी नहीं थी जहां पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर माध्यम मेट्रो दे सकें।
आज प्रदेश के अंदर हमारी 4 सिटी ऐसी हैं जहां पर मेट्रो का सफल संचालन हो रहा है। कानपुर और आगरा में इस वर्ष के अंत तक मेट्रो के संचालन की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी कार्य योजना लागू की है और इस पर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है। इसके बारे में 2017 के पहले धारणा क्या था? उत्तर प्रदेश एक सामान्य नागरिक भी इस बारे में इसको अपनी नियति मान करके उसको स्वीकारने के लिए मजबूर हो गया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में उस समय कोई भी व्यक्ति इस बात को मानता था कि उत्तर प्रदेश में जहां से भी प्रवेश करो, आप दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से या नेपाल से, कहीं से भी आप प्रवेश करें तो ये लोग मान लेते थे कि जहां से सड़कों पे गड्ढे दिखाई देने लग जाए और वह गड्ढे भी सामान्य नहीं, कमर तोड़ गड्ढे, तो मान लो उत्तर प्रदेश आ गया। सायकाल होते ही जहां पर अंधेरा जहां से प्रारंभ हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई है। प्रदेश वही है। और उसने इन सभी उत्तर प्रदेश के अंदर चस्पा विकास विरोधी, भययुक्त, दंगायुक्त माहौल देने की उस दुष्प्रवृत्ति को पूरी तरह खारिज करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, दंगा मुक्त, गड्ढा मुक्त और अंधेरे से भी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में सफलता प्राप्त की है। और एनसीआर में इसका प्रत्येक कोरोना भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आपने देखा होगा, पहले देश अपने उपचार के लिए दिल्ली जाता था और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि दिल्ली के नागरिकों को दिल्ली के अंदर जब उपचार की सुविधा नहीं प्राप्त हो पा रही थी, उन्हें उत्तर प्रदेश के इसी एनसीआर क्षेत्र में आकर के अपने आरोग्यता के लिए, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए यहाँ के चिकित्सालयों का, यहाँ के हॉस्पिटल्स का सहारा लेना पड़ा। ये बदली हुई वे परिस्थितियां हैं जो आज उत्तर प्रदेश सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ की दूरी को मात्र 45 मिनट में से पूरा करने जा रहा है। 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मेरठ के बीच में, और यही नहीं, प्रदेश के अंदर 5 नए एक्सप्रेस वे के साथ वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इस माह बनकर के पूरा हो जाएगा। ये प्रदेश के पूर्वी अंचल को जोड़ने का एक माध्यम बनेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 30 नवंबर तक की डेडलाइन हम लोगों ने दी है इसको पूरा करने की। बुंदेलखंड रीजन जो अपने आप को आर्थिक रूप से और भी पिछड़ा मानता था, उसके विकास की धुरी बनने जा रही है बुंदेलखंड विकास एक्सप्रेस वे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे प्रशासन ने अपनी मंजूरी दी और मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे संभव है देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ेगा और
लोगों में एनसीआर रीजन की, उसमें एनसीआर की बहुत बड़ी भूमिका इसमें होने जा रही है। यहां पर चल रही जो कार्रवाई है, घोषणाएं बहुत पहले से होती थी, लेकिन आज जिस तर्ज पर कार्य प्रारंभ हुआ वह किसी से छुपा हुआ नहीं। हम एक नई फिल्म सिटी भी यहीं पर बनाने जा रहे हैं। औपचारिकताएं हमारी अंतिम चरण में चल रही है और जिस रूप में लोगों के मन में उत्साह देखने को मिला, मुझे पिछले दिनों लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को जारी करने के लिए मुंबई जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय मैंने वहां पर फिल्म जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों ने मेरे साथ संवाद किया था और मैं देख रहा था कितना उत्साह है, कितना उमंग है। आज देश और दुनिया का हर निवेशक अपने निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य अगर कहीं मानता है, उत्तर प्रदेश को मानता है। कारण है, उसे मालूम है उत्तर प्रदेश में उसका निवेश सुरक्षित होगा। उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश का जो सिंगल विंडो किलनेस का निवेश मित्र पोर्टल बना है, यह देश का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा सिंगल विंडो पोर्टल बना है और इसके माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान एक समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। और यही कारण है कि सरकार ने समय के अनुरूप सेक्टोरियल पॉलिसी तैयार करके जो स्थिति पैदा की, आज उसका परिणाम सबके सामने है। हमने रिफॉर्म किए और शासन ने फिर हमारी मशीनरी ने उसको परफॉर्म करके जो परिणाम दिया वह किसी से छुपा हुआ नहीं। और यही कारण है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 15-16 में 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, कभी अर्थव्यवस्था में देश की छठी अर्थव्यवस्था माना जाता था, आज वह देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है, लोगों के जन विश्वास का प्रतीक बना है। प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगनी होने की ओर अग्रसर बने, तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 4.5 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो दूरी तय की है, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाए हैं, हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार करेंगे और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के चेहरे पर सुख और समृद्धि लाने की इस अभियान को हम लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और इसमें उत्तर प्रदेश के एनसीआर की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे प्रसन्नता है, यहां पर हर एक जनपद या हमारी औद्योगिक जो प्राधिकरण है, विकास के प्राधिकरण है या अन्य इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली सभी संस्थाएं पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आम जन के प्रति संवेदनशील बनते हुए जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 वर्ष उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की दृष्टि से, यहां की प्रति व्यक्ति आय को नेशनल एवरेज के समकक्ष ला करके हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाने की दृष्टि से और विकास की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ा करके जो यहां पर जेवर एयरपोर्ट के आने के बाद विकसित होने जा रही है, मुझे विश्वास है कि जागरण विमर्श का ये कार्यक्रम इन सभी
के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से दैनिक जागरण परिवार को इस जागरण विमर्श के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि एनसीआर के साथ साथ पूरे प्रदेश के विकास को पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हर नागरिक के जीवन में आए हुए बदलाव को भी वह आम जनमानस तक पहुंचाने और अन्यों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बीजेपी की अग्रिम पंक्ति के सबसे युवा चेहरे श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके हाथों में देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान है, वो अभी हमें संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा भय, भ्रष्टाचार, दंगा और अंधेरा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की और आज जागरण विमर्श में इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द चर्चा हम करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत सारे लोग शामिल होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुख्यमंत्री जी की अनुमति से कुछ प्रश्न लेना चाहता हूं। मैं सबसे पहला प्रश्न विपिन मलहन जी, अध्यक्ष हैं नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। बहुत संक्षिप्त रखिएगा विपिन जी, अपनी राय कृपया मत दीजिएगा, बहुत पॉइंटेड सवाल होंगे। सबसे पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की तरफ से, और बहुत हम लोगों के मन में गौरव है, आपके प्रति बहुत रिगार्ड है कि इस प्रकार के नोएडा औद्योगिक शहर में आपने अधिकारी दिए। रितु महेश्वरी जी नोएडा प्राधिकरण के रूप में, आलोक सिंह जी आपने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया यहाँ पे कमिश्नरेट बनवा के, कि जो कई वर्षों से मांग थी। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप थी जहाँ से कई माफिया, कई बदमाशों की हमेशा नजर इस एरिया पे रहती थी, पर आपने वो सब कुछ समाप्त कर दिया। एक उद्योगों के निवेश के लिए, उद्योगों के बढ़ाने के लिए जो आपने सूझबूझ ईमानदारी की तरफ से आपने कार्य किया, आप बहुत बहुत बधाई देना। छोटा सा मेरा प्रश्न है सर, प्रत्येक वर्ष प्रदूषण की वजह से हमारा एनसीआर एरिया और उसमें नोएडा सबसे नंबर 1 और नंबर 2 में आता। हमारा आपसे एक निवेदन ये है कि वैसे तो प्रदेश सरकार आपके नेतृत्व में इलेक्ट्रिकल वाहन को बहुत प्रमोट कर रही है, पर नोएडा की इंडस्ट्री, ग्रेटर नोएडा की इंडस्ट्री या यमुना में जो भी अगर इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट लाना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल वाहन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो या अपने कुछ शोरूम अपनी इंडस्ट्री में खोलना चाहते हैं, तो उनको अगर आपकी तरफ से एक मदद मिल जाए, जीएसटी के रूप में कुछ उनको प्रोत्साहन मिल जाए, उनको निःशुल्क शोरूम खोलने की परमिशन मिल जाए, इस प्रकार का अगर कदम प्रदेश सरकार बढ़ा देगी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना इलेक्ट्रिकल वाहन के रूप में आगे बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। बहुत धन्यवाद विपिन जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये हम सब के सामने एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि इस समय तो उतनी समस्या नहीं होती, लेकिन दिसंबर जनवरी में स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक पॉलिसी लाई है और उसको हम लोगों ने लागू किया है। इसमें निवेश करने के लिए तमाम प्रकार की इंसेंटिव स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। हम लोगों ने इसमें और भी, भारत सरकार ने भी इस दिशा में एक नई पॉलिसी लेकर के आए हैं और शासन ने इसके बारे में संबंधित विभागों को कहा है कि वह एक बार भारत सरकार की पॉलिसी को भी देख लें। दूसरा, हम लोगों ने अपने नगरीय क्षेत्रों में तो पहले सिटी बस सेवा थी, जहाँ मेट्रो का संचालन नहीं हो पाया है या जहाँ मेट्रो का संचालन है भी, तो सिटी बस की सेवा को हम लोग इलेक्ट्रिक बस सेवा के साथ जोड़ करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। हमारे तमाम अथॉरिटी और नगर निगम इसके साथ जुड़े हैं। मुझे लगता है इसमें सभी को मिलकर के प्रयास करना होगा, शासन को भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वे सभी मिलकर के प्रयास करेंगे तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नियंत्रित न किया जा सकता हो।
और किस समस्या का समाधान भी निकाला जा सकता है। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। रूपेश जी को एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। धर्मेंद्र चंदेल। माननीय मुख्यमंत्री जी, सब प्रश्न पूछने के लिए दैनिक जागरण समूह का बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसान हैं, अधिग्रहण से प्रभावित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पुश्तैनी जमीनों के साथ हमारी पुश्तैनी आबादियां बड़े पैमाने पर अधिग्रहित हुई हैं। उसमें हमने ऐतराज जताया, प्राधिकरण ने हमारी आबादियां हमें वापस करने पर मंजूरी दी। करीब 10,000 परिवारों के लगभग 2200 प्रकरण आबादी के लीज बैक के लिए लंबित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन की तरफ से एक जांच 2 वर्ष पहले इस संबंध में SIT की बिठाई गई, जिसकी जांच माननीय अरुणवीर जी ने 7 जनवरी 2021 को सबमिट कर दी है शासन में। आपसे हमारा निवेदन भी है और प्रश्न भी है कि वो जांच यदि SIT की मंजूर होकर कहा जाए तो ये बड़ा प्रकरण जो समाप्त हो जाएगा। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। सर, एक ही प्रश्न रखिए, एक। धन्यवाद। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है ये पुरानी सरकारों के समय में जो विभिन्न किसानों के साथ में या यहाँ पर निवेशकों के साथ में जो अन्याय हुआ है उसी प्रकार के एक प्रकरण से जुड़ा हुआ है। और जिस प्रकार के प्रकरण में आपने देखा होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी तीखी टिप्पणी की थी। हम लोगों ने एक SIT का गठन इसीलिए किया था और SIT की रिपोर्ट शासन को आई है, जिसमें लगभग 1451 मामले ऐसे हैं जिसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को जिन मामलों में कहीं कोई विसंगति की बात नहीं है और जियो के अनुसार हुआ है, उनका निस्तारण करने के लिए इसके बारे में शासन स्तर पर एक विचार विमर्श की स्थिति में पहुंचा है। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिसमें यहाँ के जिला प्रशासन से आख्या मांगी गई है और 2-3 मामले ऐसे हैं जिन पर अभी SIT को और जांच की आवश्यकता है। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि नियम के दायरे में बिना किसी भेदभाव के सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से इन सभी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। और यहाँ के किसानों के साथ उस समय जिन शर्तों के साथ में और जिस भी आधार पर उस समय जो कार्रवाई हुई होगी उस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ SIT की रिपोर्ट को सरकार लागू करने के लिए कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। अगला प्रश्न डॉक्टर अजय त्यागी, यथार्थ अस्पताल के CMD हैं। मुख्यमंत्री महाराज जी को देखकर के कनेक्शंस कोरोना काल के 1.5 साल के अंदर नोएडा प्रशासन, गवर्नमेंट, प्राइवेट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल एक अलग तरह का काम किया, जिसको जैसे आपने कहा NCR का लेवल देता कि दिल्ली के लोग NCR आते थे, वो यहाँ इसलिए आते थे कि यहाँ का इलाज का फर्क कुछ अलग था, अच्छा था। इस चीज़ के लिए यहाँ के प्रशासन ने सबको वो करा। मैं चाहूँगा कि इस तरह से कुछ चीज़ ऐसी डेवलप की जाए जो अदर बीमारी के लिए फोरम बना लिया जाए। जिस तरह से कोरोना काल में सब लोगों की रेगुलर बेसिस पर मीटिंग होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट डॉक्टर्स, जो आपस का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना, वो कोऑर्डिनेशन आगे के लिए कंटिन्यू बन पाए, इस तरह का कुछ फोरम बनाया। धन्यवाद डॉक्टर त्यागी। डॉक्टर साहब, मैं धन्यवाद दूंगा आपको और आपकी पूरी टीम को। कोरोना कालखंड में बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है और मुझे लगता है कि हमने दोनों प्रकार के उदाहरण देखे थे। एक जहां पर कोरोना वॉरियर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने और चिकित्सकों की टीम ने स्वयं की जान की परवाह किए बगैर प्रत्येक नागरिक की जान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। यह एक उजाला पक्ष है और हम लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए। शासन भी और स्थानीय स्तर पर प्रशासन को भी इसके बारे में
पहले से निर्देश हैं, लेकिन एक पक्ष वह भी था जहां पर कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का प्रयास किया था, या हॉस्पिटल्स को कमाई का एक जरिया बना दिया था। और मुझे लगता है कि हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से या जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं या इस सेक्टर में काम करने वाले जितने भी एसोसिएशन उन सबसे कहेंगे कि ऐसे लोगों का बाइकाट भी करना चाहिए जो जनता का उस महामारी के दौरान शोषण कर रहे थे, उत्पीड़न कर रहे थे। और ऐसे कई प्रकरण में शासन ने स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है और सचमुच हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सक इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। और हमारा पूरा तंत्र ये समन्वय और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, क्योंकि ये सदी की इस महामारी ने बहुत सारे सबक दिए हैं, बहुत सारे अनुभव भी दिए हैं, और उससे प्रेरित होकर के नए नए मॉडल खड़े करने में मदद मिलेगी। और सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है और उसमें पूरा सहयोग भी करेगी। दो छोटे छोटे सवाल और लेंगे। हमारे साथ गलगोटिया ग्रुप के सुनील गलगोटिया जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह है कि वो अपना सवाल पूछें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार है। हम जब 2011 में हमने विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित किया था, तो उस टाइम डेवलपमेंट बिल्कुल शून्य थी और सुरक्षा को लेकर भी बहुत सवाल थे। हम लोग जब यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू की सर, तो सुरक्षित घर पहुँच जाए इससे बहुत सवाल था और रोड के नाम पर एक अच्छी सड़क। आपके कार्यकाल में अद्भुत विकास देखने को मिला है, चाहूँ और विकास मिला है, और उसी के कारण है कि देश विदेश की जो कंपनियां हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करनी हुई और जिसका डायरेक्ट फलस्वरूप रोजगार में 1000 गुना बढ़ोतरी होने की संभावना। तो मेरा सवाल सर ये है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी स्तर पे एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर शासन के सहयोग से बनाना चाहेंगे, जिससे बच्चों की गुणवत्ता बढ़े, जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है और जो बच्चे हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसमें स्किलिंग का गैप है, जो जिसमें सर आपका भी ये विजन है और नई एजुकेशन पॉलिसी का भी ये विजन है, तो क्या ये संभव होगा सर? धन्यवाद। देखिए, आपने अच्छा सुझाव दिया है, ये आज की आवश्यकता है और मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयोग किए हैं और सचमुच अभिनंदनीय है। मुझे विश्वास है कि आपके इस प्रस्ताव पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य जरूर करेगी। अब क्योंकि एनसीआर का है तो मैं अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि ये डॉक्टर अखिलेश यादव है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। सर, मैं आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में जिलेवार मेडिकल कॉलेज बनाए और आगे भी बन रहे हैं। सर, बस मुझे इस बात की थोड़ी सी आपसे निवेदन है कि हर मेडिकल कॉलेज में बेसिक जो इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं और स्टाफ, खासकर जो टीचिंग फैकल्टीज होती हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो जूनियर्स निकले वो अच्छे डॉक्टर बन के निकले। और सर, मैं ये चाहता हूँ कि ट्रांसजेंडर एरिया जो हमारा गाजियाबाद का है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए सरकारी। इतनी बड़ी जनता वहाँ रहती है और आम जनता जो कि बड़े हॉस्पिटल केयर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अच्छी सुविधा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने नाम के अनुरूप प्रश्न नहीं किए। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखिए, जब सरकार विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी दिखते हैं। 1947 से 2017 के बीच 70 वर्ष बीते। उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे
और 2017 से अब तक हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेज या तो बना चुके हैं या फिर वर्तमान में की आधारशिला रखते हुए इस पर कार्य कर रहे हैं। 16 जनपद जहां पर अभी भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, उसके लिए भी हम एक नई पॉलिसी लेकर के आ गए। इसमें पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। देखिए, मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होता है और उसमें फैकल्टी अब तो नेशनल मेडिकल कमीशन बनने के बाद उन्होंने जो मानक तय किए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिना फैकल्टी के किसी मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं मिल पाएगी और शासन भी उसके लिए पूरी तरह संवेदनशील है। हम लोग अच्छे मेडिकल कॉलेज देना चाहते हैं। अच्छा मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होगा, वहाँ पर अच्छी फैकल्टी भी होगी और अच्छी उस प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की सुविधाएं भी हम लोग देंगे। और जहाँ भी हम लोगों ने बनाए हैं मानक को पूरा ध्यान में रख करके तैयार किया है और आगे भी सरकार उस पर पूरी तत्परता के साथ करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी लोकप्रियता का अंदाजा एक बार फिर मुझे हो रहा है। लगातार प्रश्न और दबाव मेरे ऊपर आ रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो एक दो प्रश्न और ले लें। अरविंद चतुर्वेदी जी, आपका कोई सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी नमस्कार। चुनाव का साल है, चुनौतियां बहुत हैं, स्थितियाँ जो है प्रतिकूल है। महामारी से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है। किसान आंदोलन, कृषि सुधार कानूनों के विरोध में ये बड़ा मसला बनता जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा के हालात भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में चुनाव के लिए आप खुद को कितना तैयार पाते हैं? देखिए, जब प्रकृति अनुकूल होती है तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है। आज हम लोग यहाँ पर जैसे आए हैं तो आपने देखा होगा कि इंद्र भगवान हम पर वर्षा की बूंदों के माध्यम से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो मानते चलिए कि आगे अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। देश के अंदर जो चुनौतियां थी, उन सभी चुनौतियों को दूर करने का जो ईमानदारीपूर्ण प्रयास हुआ है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को, हर एक संगठन को, हर एक समुदाय को अपनी बात को कानून के दायरे में रखने का पूरा अधिकार है। आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगले पक्ष को भी इस बारे में ध्यान रखना होगा कि उसे भारतीय संविधान के दायरे में कानून का सम्मान करते हुए अपनी बात को रखना होगा। अगर कोई उनका पालन करता है, उसका पालन करते हुए अपनी बात को रखता है, कोई समस्या नहीं। लेकिन कानून को कोई हाथ में लेगा तो स्वाभाविक रूप से कानून तो फिर अपना कार्य करेगा। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अपनी सरकार प्रदेश के फिर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र चंदेल जी भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आखिर में उन्होंने अपना विचार बदला और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पे जो भी मुख्यमंत्री आए उनके बारे में ये मिथक रहा कि वो दोबारा से ना आ सके, तो क्या आप इस मिथक को तोड़ेंगे? तो वही तोड़ने के लिए तो मैं आया हूँ। और मेरा दूसरी बार नहीं भैया, मेरा तो कई बार हो चुका है। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी मिथक स्वयं पहले तोड़ चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं कुछ 30 सेकंड है कुछ पूछना था, क्या मैं सर बहुत नमस्कार। आपने न केवल उत्तर प्रदेश में न केवल सामाजिक रूप से बल्कि वैश्विक बाजार में भी एक अलग पहचान दिलाई है। उसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए
मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA को रिप्रेजेंट करती हूँ और इंटरनेशनल अफेयर्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। सर, जब जेवर जैसा यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है, तो क्या हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट महिला उद्यमियों के लिए एक छोटा सा स्पेस आप देने का कष्ट करेंगे? जरूर, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार तो वैसे भी वर्तमान में मिशन शक्ति के तीसरे चरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उसमें हम लोगों ने सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन दिया है। तो स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने के लिए इस दिशा में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। एमिटी इंटरनेशनल से जुड़े हुए वहाँ के चांसलर हमारे साथ हैं, वो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत बदल रहा है, यूपी बदल रहा है और आपका नाम और यूपी का नाम ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में फैल रहा है। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हम आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं। एमिटी ग्रुप, जिसने इस वक्त न्यूयॉर्क में, यूके के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, और बहुत खुशी हुई जब आपने व्लादिवोस्टॉक में आपके साथ में था, जब आपने वहाँ पे एक नया कैंपस क्रिएट किया। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि यूपी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे एक ग्लोबल एजुकेशन और रिसर्च हब के रूप में बाहर निकल कर आए और हमारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में पूरी दुनिया में पहचानी जाए। आपने बहुत काम किया, लेकिन अगले 5 सालों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है जिसमें हम एमिटी परिवार और बाकी सारे विश्वविद्यालय मिलकर काम करें? जी, धन्यवाद आपका सर। देखिए, इसमें आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में अभी लॉन्च किया है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और मुझे लगता है कि हमें, देखिए, कोरोना के दौरान, इस महामारी के दौरान हर एक सेक्टर कम ज़्यादा प्रभावित हुआ होगा, लेकिन शिक्षा में खासतौर पर बेसिक एजुकेशन काफ़ी प्रभावित हुआ है और ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए कि हम कैसे आने वाले समय में कभी अगर दुर्भाग्य से इस प्रकार की महामारी को फेस करना पड़े देश को या दुनिया को, तो उस समय शिक्षा व्यवस्था बिना किसी बाधा के कैसे आगे बढ़ सकती है। एक दूसरा, शिक्षा को केवल हम डिग्री हासिल करने तक सीमित न करें, बल्कि उसे हम रोजगार और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रत्येक छात्र के अंदर इस प्रकार का आत्मविश्वास कैसे भर सकें। और तीसरा, उसके साथ हमें ये भी जोड़ना होगा कि आखिर शिक्षा किस बात को लेकर के, शिक्षा अपने संस्कारों के साथ भी और अपनी मातृभूमि के साथ भी हमारे संवाद को और हमारे संपर्क को बाधित न करे। ये भी शिक्षा का एक केंद्र बिंदु हमें बनाना ही होगा, अन्यथा हम केवल डिग्री तक सीमित रहेंगे, डिग्री बांटने के केंद्र बिंदु अपने विश्वविद्यालयों को बनाएंगे। आपने देखा होगा, हमने जो उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट भी बनाया है, उसमें हमने हर प्रकार की सुविधाएं उनको देने का प्रयास भी किया है और एजुकेशन में बिना किसी शासन के हस्तक्षेप के वे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि एमपी ग्रुप जैसे ग्रुप इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, ढेर सारी संभावनाएं हैं, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तो दुनिया की 50 विश्वविद्यालयों में जरूर भारत के ही विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय भी आएंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा एक सत्र शिक्षा ढांचा और संभावनाएं पर भी है। आप लोग उस सत्र में रहें और अपनी सक्रिय भागीदारी से उस सत्र को समृद्ध करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुमति से मैं कुछ 2 लोगों को सम्मानित आपके हाथों से करवाना चाहता हूं। इतिहास लौह पुरुष बनाता है, आपके काम आपको लौह पुरुष बनाते हैं, लेकिन जब उन पुरखों को
अपनी तरफ से सम्मानित करने का, याद करने का, स्मरण करने का वक्त आता है तो हमें राम सुतार जी याद आते हैं। हमारे साथ सृजन शिल्पी कहता हूं मैं उनको, राम सुतार जी मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगियों धर्मेंद्र चंदेल जी से आग्रह करूंगा कि राम सुतार जी को मंच पर लेकर आए। राम सुतार जी ने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में जो लगाई गई है सरदार पटेल की, जोरदार तालियां इनके लिए। पद्म भूषण से सम्मानित, टैगोर पुरस्कार से सम्मानित राम सुतार जी का हम दैनिक जागरण की ओर से सम्मान कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं मुझे लगता है कि राम सुतार जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि पूरे सभागार को खड़े होकर इनका करतल ध्वनि से स्वागत करना चाहिए। ऐसे महापुरुष कभी कभी हमारे बीच आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरे नायक हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया, प्रवीण कुमार। ऊंची कूद में रजत पदक मिला है इनको। मैं प्रवीण कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि प्रवीण कुमार जी से भारत का नाम वैश्विक मंच पर रोशन करने वाले प्रवीण कुमार, आप इधर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका भी धन्यवाद। और अब मैं दिल्ली एनसीआर के समाचार संपादक मनीष तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि इस सत्र का औपचारिक समापन और धन्यवाद ज्ञापन करें। मनीष तिवारी जी। नमस्कार। हम लोगों ने ये तो खूब सुना था कि उत्तर प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। आज इस उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एनसीआर को उत्तर प्रदेश का चेहरा बताया है, तो अब हमें ये कहना चाहिए कि इस चेहरे का चमकना जरूरी है। हम आज अपने विमर्श की श्रृंखला के तहत उत्तर प्रदेश के तमाम पहलुओं को करीब से देखने, जानने, समझने और उन समस्याओं की तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमने जो 7 सत्र आज डिजाइन किए हैं उसमें हम उत्तर प्रदेश और खासकर एनसीआर की क्या बुनियादी समस्याएं हैं, क्या भावी संभावनाएं हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम नई राह निकलेगी। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अपने अनेकानेक व्यस्तताओं के बीच इतना समय निकालकर हमारे इस विमर्श के सिलसिले की शुरुआत के लिए वक्त दिया है। हम आभार व्यक्त करते हैं इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का जिन्होंने अपना समय निकालकर इस विमर्श को एक नया आयाम देने में हमें सहयोग देने का एक संकल्प व्यक्त किया है। हम एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना वक्त हमें दिया। प्रणाम।